दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त मलयालम सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं जिसका क्लाइमेक्स आपके दिल में घर कर जाएगा। मूवी इतनी शानदार है कि मैंने इसको एक्सप्लेन करते वक्त भी आखिर में 3 बार पलट पलट कर एडिट किया है ताकि भाई आप लोगों को ठीक से प्रेजेंट कर सकूं। इस मूवी का नाम ध्यान से पढ़ लेना, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत समंदर किनारे से होती है, जहां क्रिस्टी नाम के एक आदमी की लाश पड़ी होती है और ठीक उसी जगह पर 6 लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों में से एक आदमी फौरन पुलिस को फोन करके बुलाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले बीच पर आते हैं तो क्रिस्टी की लाश देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि किसी मामूली झगड़े की वजह से इन लोगों ने कॉल किया होगा। अब दूसरे सीन में टीवी में यही न्यूज चलने लगती है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मर्डर्स होते जा रहे हैं और अब तक कुल 3 मर्डर्स हो चुके हैं, जिसमें से 16 तारीख को विपिन नाम के शख्स का मर्डर हुआ, फिर 26 तारीख को मोहम्मद की हत्या हुई और अब आज क्रिस्टी नाम के आदमी की हत्या हुई है। तो इसको लेकर मीडिया का सवाल था कि पुलिस और प्रशासन आखिर कर क्या रहे हैं, जबकि शहर में कोई किलर सरेआम इधर उधर घूमकर लोगों को मारे जा रहा है। ऊपर से पुलिस वालों ने भी केस सॉल्व करना तो दूर, उनको एक लीड तक नहीं मिली होती, जिस वजह से मीडिया वाले उनकी अच्छे से किरकिरी करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है अलेक्सी नाम के एक डीआईजी ऑफिसर पर और हमें पता चलता है कि हाल ही में जिस क्रिस्टी नाम के आदमी की हत्या हुई है वो असल में अलेक्सी का भाई ही था। दरअसल क्रिस्टी जब एक छोटा बच्चा था तो बचपन में ही उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी, जिसके बाद अलेक्सी ने ही अपने भाई क्रिस्टी को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, जिस वजह से वो उसका भाई कम बेटे जैसा था। अब हम देखते हैं कि अलेक्सी शहर में मौजूद सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद वो पुलिस वाले उसके पास पहुंचते हैं। अब अलेक्सी के घर में क्रिस्टी की कजिन हेलन भी मौजूद होती है, जो अलेक्सी से कहती है कि अंकल, कुछ पुलिस वाले आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, जिस पर अलेक्सी उससे कहता है कि हाँ, मैंने ही उनको बुलाया है, उन्हें फौरन अंदर भेजो। फिर जब वो लोग अंदर जाते हैं तो अलेक्सी उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग कब तक मेरे भाई के हत्यारे को पकड़ोगे। तभी एक पुलिस वाला कहता है कि सर, मैं केस के लिए एक अच्छी टीम को रेडी करने वाला हूँ, बस आप मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता और अब पूरी कोशिश करूंगा कि सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही आपके भाई के हत्यारे को आपके सामने ले आऊं। तो अलेक्सी उसे 1 हफ्ते का टाइम दे देता है। फिर दूसरे सीन में हमें परलोकम नाम के एक सीआई को दिखाया जाता है, जो फिलहाल अपनी बीवी प्रिया के साथ एक मंदिर में आया होता है। अब उसी वक्त एक औरत प्रिया को देखकर उसे पहचान लेती है और उससे बातें करने लगती है कि बहुत दिन हो गए तुमको देखे हुए, आखिर आजकल कहाँ पर हो और क्या कर रही हो। तो इन्हीं बातों ही बातों में वो औरत और उसका हस्बैंड अपने केस के बारे में परलोकम को बताने लगते हैं, जिसमें वो लेडी कहती है कि कुछ दिनों पहले मैं थोड़ा काम से बाजार गई थी, जबकि मेरे हस्बैंड अनिल वोट डालने के लिए गए थे। लेकिन जब हम लोग अपने अपने काम से वापस आए तो घर से मेरे सोने के कंगन गायब थे, किसी ने उनको हमारे पीछे से चुरा लिया था। अब असल में बात ये थी कि इस औरत को यही शक होता है कि वो सोने के बैंगल्स इसके पति की बहन ने चुराए हैं, तो वो यही बात परलोकम से भी शेयर करती है। लेकिन तभी उसका पति उसे डांटने लगता है कि तुम खामखा मेरी बहन पर शक कर रही हो, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब वो लेडी परलोकम से कहती है कि सर, प्लीज आप ही मेरे सोने के बैंगल्स को फाइंड आउट करके दीजिए ना, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अब इसी बीच परलोकम के पास उसके सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है, जो उसे क्रिस्टी के मर्डर केस की फाइल हैंडओवर करने की बात करता है ताकि परलोकम उसे हैंडल कर सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ पर नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा होता, जिस वजह से उसकी बात ठीक से नहीं हो पाती। और जब वो अपने सीनियर को कॉल करने के लिए प्रिया से उसका फोन मांगता है तो प्रिया कहती है कि वो अपना फोन गाड़ी में ही भूल गई है। फिर परलोकम जल्दबाजी में उस अनिल का फोन लेकर अपने हायर ऑफिसर से बात करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद परलोकम उस अनिल को अकेले में बुलाकर कहता है कि अनिल, तुमने जिस जगह पर उस सोने के गहने को गिरवी रखा है वहाँ पर इंटरेस्ट कुछ ज्यादा है, इसलिए तुम फौरन वहाँ से अपने गहने छुड़वा लो। यानी परलोकम अनिल का फोन लेने के बहाने ये सारी चीजें पता कर चुका था। अब इसके बाद परलोकम अपने पुलिस स्टेशन आकर उन केसेस की जांच में लग जाता है जो केस उस सीरियल किलिंग से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले परलोकम इसी क्रिस्टी का केस अपने हाथ में लेता है, क्योंकि इस केस को सॉल्व करने के लिए पहले से ही पुलिस वालों के ऊपर अलेक्सी का दबाव था। फिर इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चलता है कि उस दिन क्राइम स्पॉट पर 6 लोग थे, इसलिए अब वो फौरन अपने आदमी को इन 6 लोगों को बुलाने के लिए कहता है। तो इस तरह से एक एक करके वो 6 लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, जिसके बाद उनकी इंक्वायरी शुरू होती है। अब यहाँ परलोकम नोटिस करता है कि इन 6 के 6 लोगों के बयान एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं।
जैसे एक बंदा कहता है कि सर मैंने किसी को क्रिस्टी को मारते हुए देखा था, वो भी एक चाकू से, इसलिए मैं फटाफट वहां से भागता चला आया और उस किलर को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी वो बचकर भाग निकला। उसके बाद दूसरा शख्स कहता है कि सर जब दो लोग लड़ रहे थे तो मैं उनके पास जाकर उनकी लड़ाई को रोकने लगा। फिर एक और बंदा कहता है कि सर जब मैं वहां पर गया था तो ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी, इसलिए मैंने ही पुलिस को फोन करके वहां बुलाया था। अब इन सारे लोगों के स्टेटमेंट्स सुनने के बाद परलोकम आखिर में कंफ्यूज होकर रह जाता है। उसके बाद परलोकम अपनी असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि इस क्रिस्टी की बीवी का क्या हुआ, उसके बारे में पता किया। तो इस पर उसकी असिस्टेंट कहती है कि सर हमें अभी अभी ये बात पता चली है कि जब क्रिस्टी अपने घर से बाहर गया था तो सेम टाइम पर उसकी वाइफ वृंदा भी प्रेयर करने के लिए चर्च गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद परलोकम एक और पुलिस ऑफिसर को बुलाकर पूछता है कि अरे वो सीआई गोपू कुमार के केस का क्या हुआ, क्या कोई नई लीड मिली? तो वो पुलिस वाला कहता है कि अरे सर वो केस तो बहुत ही कॉमेडी टाइप का हो गया है। तो परलोकम पूछता है कि इसका क्या मतलब? तो पुलिस वाला कहता है कि सर उस गोपू कुमार की फैमिली ने कुछ अलग ही लेवल का नाटक शुरू कर दिया है। और ये कहते हुए वो परलोकम को एक वीडियो दिखाने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रिसेंटली सीआई गोपू कुमार की भी हत्या हुई थी और उसकी फैमिली में उसकी बीवी और उसकी बीवी का भाई और उसकी बेटी मौजूद हैं। असल में ये गोपू कुमार की फैमिली बहुत ही डिवोशनल टाइप होती है, क्योंकि जब गोपू कुमार के मर्डर के बाद मीडिया उनसे बात करने आती है तो ये फैमिली मेंबर्स मीडिया वालों से कहते हैं कि गोपू कुमार को किसी ने नहीं मारा, बल्कि उन्होंने ही खुद की जान ली है। असल में उन्होंने खुद को भगवान के हवाले कर दिया है, इसलिए अब हम उनके लिए एक मंदिर बनवाएंगे। अब ये सुनने के बाद परलोकम का दिमाग खिसक जाता है और वो फौरन उस पुलिस वाले से कहता है कि अभी के अभी उस फैमिली के तीनों लोगों को मेरे सामने लेकर आओ। फिर जब उन तीनों को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस स्टेशन आते ही गोपू कुमार का साला परलोकम से कहता है कि सर आप किस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? मेरे जीजाजी ने तो खुद अपनी जान ली थी, फिर आपके ये सब करने का क्या फायदा? आपको पता है हम तो उनके लिए मंदिर भी बनवाने वाले हैं। अब ये सुनते ही परलोकम अपने आदमियों को इशारा करता है, जिसके बाद दो कांस्टेबल्स आकर गोपू कुमार के साले की अकेले में ले जाकर अच्छे से उसकी मरम्मत करते हैं। लेकिन ये देखते ही और अपने भाई की चीखें सुनते ही गोपू कुमार की बीवी परलोकम से कहती है कि सर मेरे भाई को मत मारिए प्लीज। तो परलोकम कहता है कि मुझे सीधे सीधे उस रात के बारे में बताओ जिस रात तुम्हारे पति की मौत हुई थी। तो वो लेडी परलोकम से कहती है कि जी सर मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मेरे भाई को अभी छोड़ दीजिए। फिर वो उसे बताती है कि उस रात जब मैं और मेरे पति गोपू कुमार अपने कमरे में सो रहे थे तो अचानक मेरे पति ने मुझसे कहा कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, जरा पानी ले आओ। तो इस तरह जब मैं पानी लेकर वापस मेरे पति के पास आई तो मैंने देखा कि उनके कमरे में साक्षात भगवान खड़े हैं और पूरा का पूरा कमरा जोरदार रोशनी से भर चुका है। मैं ये मोमेंट संभाल नहीं पाई और वहीं बेहोश हो गई। अब बेचारे परलोकम को लगा था कि ये लेडी अब कोई सेंसिबल आंसर देगी, लेकिन इसने तो अपने भाई को भी पीछे छोड़ दिया था। इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हारा ये नाटक बंद करो, वरना तुम्हारे भाई के साथ जो हो रहा है वही मैं लेडी कांस्टेबल से तुम्हारे लिए भी अरेंज कर सकता हूँ। इसके बाद परलोकम आखिर में गोपू कुमार की बेटी से पूछने लगता है कि तुम्हें अपने पिता की मौत के बारे में क्या और कितना पता है, मुझे बता दो, और अपने मामा और माँ जैसा नाटक मत करना वरना तुमको बहुत भारी पड़ेगा। तो गोपू कुमार की बेटी उससे कहती है कि सर एक्चुअली मैं तो बैंगलोर में पढ़ाई करती हूँ और फिलहाल में ही कुछ दिनों की छुट्टी मिलने पर अपने घर वापस आई हूँ। और उस रात की बात करूं तो मैंने उस रात हमारे घर के बाहर कुछ आवाजें सुनी थी, लेकिन सच कहूं तो डर के मारे मैंने बाहर जाकर नहीं देखा और आखिर में मैं अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गई। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अब परलोकम को ये एक लौता बयान सेंसिबल लगता है, लेकिन साथ ही वो गोपू कुमार की बेटी की बॉडी लैंग्वेज से ये भी अंदाजा लगा लेता है कि ये लड़की अभी कुछ और भी छुपा रही है। इसके बाद परलोकम मंदिर के कुछ लोगों को बुलाने लगता है, क्योंकि गोपू कुमार की फैमिली ही नहीं थी जो इस चीज का समर्थन कर रही थी, बल्कि मंदिर के कुछ पुजारी भी इस चीज को सच बता रहे थे। अब परलोकम के सामने मंदिर का एक फर्जी स्वामी आता है जो उसे कहता है कि गोपू कुमार की फैमिली सही है, गोपू कुमार का मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से वो उस फैमिली के सपोर्ट में बात करने लगता है, लेकिन तभी परलोकम मुझसे थोड़ा रफली पूछताछ करता है, जिसके बाद पुजारी डरते हुए कहता है कि सर उन्होंने मुझे 15,000 रुपए दिए हैं, अगर आप मुझे 25 दोगे तो मैं आपको सब बता दूंगा कि आखिर में सब क्या हो रहा है। तो परलोकम कहता है कि ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे बताओ कि सच क्या है। इसके बाद वो फर्जी पुजारी कहता है कि असल में ये सब गोपू कुमार की फैमिली का नाटक है, क्योंकि उन तीनों ने ही गोपू कुमार के साथ कुछ किया है, लेकिन क्या किया है वो आपको थोड़ा और जबरदस्ती से बता देंगे, क्योंकि वो खुद अंदर से डरे हुए हैं। इस तरह अब कंफर्म होते ही परलोकम उन तीनों को वापस बुलाता है और ठीक वैसे ही जोर जबरदस्ती करके सच उगलवाने लगता है। अब इन तीनों को भी अंदाजा हो जाता है कि हमारी पोल खुल चुकी है,
इसलिए सच्चाई बतानी ही होगी। तो इस तरह ये तीनों उस रात जो हुआ वो सब बताने लगते हैं। असल में गोपू कुमार का साला बिजनेस के नाम पर काफी सारे पैसे लॉस कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो आए दिन उससे और पैसों की डिमांड करता था, जिसके लिए गोपू कुमार अब मना करने लगा था। और इसीलिए गोपू कुमार की बीवी हमेशा गोपू कुमार से ही झगड़ा करती रहती थी कि आप मेरे भाई को पैसे नहीं देते, उसका काम चल जाएगा तो वो वापस कर ही देगा। लेकिन गोपू कुमार उससे यही कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे भाई को एक भी रुपया नहीं दूंगा, क्योंकि उसके अंदर काम करने का दिमाग नहीं है। वो बस इधर उधर की स्कीम में पैसे लगाता फिरता है और उसी में उसने मेरे सारे पैसे डुबो दिए हैं। तो इस तरह से वो अपनी बीवी और अपने साले को डांटकर वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। लेकिन इसी बीच उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है, जो अभी अभी छुट्टियों में घर आई थी। यहाँ वो अपनी बेटी को नशा करते हुए देखता है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। इसलिए अब गोपू कुमार गुस्से में अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसको रोकने की कोशिश करता है, तो उल्टा उसकी बेटी ही उसको नशे में मारने पीटने लगती है। और जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उसकी बेटी नशे की हालत में चाकू लेकर अपने बाप को ही स्टैब करके मार देती है। ये देखकर दर्द से तड़पता हुआ गोपू कुमार अंदर ही अंदर मर जाता है कि उसकी बेटी ने ही उसको मारने की कोशिश की। इसलिए अब वो जख्मी हालत में अपने साले के पास आकर कहता है कि मुझे फौरन हॉस्पिटल लेकर चलो, वरना देर हो जाएगी, मेरा खून बहा जा रहा है। अब उसे लहूलुहान देखकर पहले तो उसकी बीवी और साला दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक गोपू कुमार की बीवी अपने हस्बैंड से कहती है कि घबराओ नहीं, हम तुम्हें हॉस्पिटल बाद में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम एक व्हाइट पेपर पर अपने सिग्नेचर कर दो। और इस तरह से वो फैमिली गोपू कुमार के साइन उस ब्लैंक पेपर पर लेने के साथ साथ उसका थंब प्रिंट भी हासिल कर लेती है। और ऐसा करने के बाद भी वो उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते, जिसके बाद खून बहने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर गोपू कुमार की फैमिली अपने इस क्राइम को छुपाने के लिए नाटक करने लगी कि गोपू कुमार भगवान के हवाले हो गए। अब इन सब में सबसे शातिर उसकी बेटी थी, जो जानती थी कि उसके पढ़े लिखे होने की वजह से पुलिस उसके भगवान वाले बयान को सीरियसली नहीं लेगी। इसलिए उसने एक नपा तुला हुआ जवाब दिया था ताकि पुलिस उसमें कंफ्यूज हो जाए। अब तीनों के पकड़े जाने के बाद टीवी न्यूज चैनल में यही न्यूज चलने लगती है कि सीआई परलोकम ने सीआई गोपू कुमार के केस को कुछ ही समय में सॉल्व कर लिया है और हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी के फैमिली के मेंबर्स थे। अब ये न्यूज देखने के बाद अलेक्सी परलोकम को फोन करके कहता है कि तुम तो मेरे भाई का केस सॉल्व करने की बजाय दूसरे केस को सॉल्व करने लगे। आखिर मेरे भाई का केस का क्या हुआ? कब तक मेरे भाई के हत्यारे पकड़े जाएंगे? तो परलोकम उससे कहता है कि सर, एक्चुअली आपके भाई क्रिस्टी के केस में 6 लोग सस्पेक्ट हैं और हम उन लोगों से ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, तो मुझे बस थोड़ा और समय दे दीजिए। इस तरह से अब परलोकम अपनी टीम के साथ इस क्रिस्टी के केस पर फोकस करने लगता है। फिर परलोकम क्रिस्टी के फैमिली वालों को बुलाकर इंक्वायरी करने लगता है, जिससे इसको एक चीज पता चलती है कि अभी तक फैमिली वालों को ये बात पता नहीं होती कि आखिर क्रिस्टी की बीवी वृंदा कहाँ है। साथ ही उन्होंने वृंदा का फोन भी ट्राई किया, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा। अब थोड़ी देर के बाद परलोकम की एक टीम मेंबर उसके पास आकर क्रिस्टी के बारे में कुछ बताने लगती है। वो कहती है कि सर, मैं 3 साल पहले से ही इस क्रिस्टी को जानती हूँ। असल में उस वक्त एक लड़की क्रिस्टी से रिलेशनशिप में थी और कुछ दिनों के बाद वो क्रिस्टी उस लड़की के न्यूड फोटोज दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा, जिसके बाद मैंने उस वक्त क्रिस्टी के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। साथ ही उस वक्त विक्टर सर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे, लेकिन उसके बाद उस केस का क्या हुआ ये मुझे नहीं पता सर। ऊपर से ये क्रिस्टी डीआईजी सर का भाई था, इसलिए उम्मीद है कि कोई केस वगैरह नहीं हुआ होगा। फिर परलोकम उससे पूछता है कि क्या तुम उस लड़की के कुछ डिटेल्स जानती हो जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था? तो उसकी असिस्टेंट कहती है कि नहीं सर, उस बारे में अब मुझे नहीं पता, अब आप विक्टर सर से पूछिए, शायद उनको पता होगा। इस तरह अब परलोकम विक्टर को फोन करके 3 साल पहले के क्रिस्टी के केस के बारे में बात करने लगता है और साथ ही जिस लड़की ने क्रिस्टी के खिलाफ कंप्लेंट दी थी उस लड़की की डिटेल्स पूछने लगता है। तो ये सुनकर विक्टर कहता है कि फिलहाल मैं बाहर हूँ, लेकिन जल्द ही अपने थाने में फोन करके तुम्हें उस लड़की की डिटेल्स व्हाट्सएप कर दूंगा। तो इस तरह से थोड़ी देर बाद विक्टर उस लड़की की डिटेल्स परलोकम को भेज देता है, जिसके बाद परलोकम उसे थाने में बुलाता है। फिर परलोकम उस लड़की से पूछता है कि क्रिस्टी और तुम्हारे ब्रेकअप के बाद क्या तुमने दोबारा क्रिस्टी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? तो वो लड़की कहती है कि नहीं सर, उल्टा 2 साल पहले क्रिस्टी ने मुझे कांटेक्ट किया था, लेकिन मैं उसे इग्नोर करने लगी। साथ ही जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो उस वक्त मैंने फेसबुक पर उसके अगेंस्ट एक पोस्ट डाला था और फिर उस पोस्ट को देखकर काफी सारी लड़कियां उसके अगेंस्ट में कमेंट करने लगी थी कि वो एक चीटर और फ्रॉड है। और तब जाकर मुझे ये बात पता चली कि वो क्रिस्टी सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि काफी सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था और उसने सभी को धोखा दिया था। इसके बाद एक पुलिस वाला परलोकम के पास आकर कहता है कि सर, अभी अभी हमारे पास 2
अपडेट्स आए हैं। पहला ये कि क्रिस्टी की बीवी वृंदा इंडिया से बाहर चली गई है और जिस वक्त क्रिस्टी का मर्डर हुआ था उस वक्त भी वृंदा शहर में मौजूद नहीं थी। वहीं दूसरा अपडेट ये है कि जब हमने क्रिस्टी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तो क्रिस्टी के प्रेजेंट में 2 अफेयर्स चल रहे थे, जिसमें से एक उसकी खुद की कजिन के साथ चल रहा था जिसका नाम हेलन है और दूसरा अफेयर जिस लड़की के साथ चल रहा है उसका नाम कीर्ति है। इसके बाद वो कहता है कि अभी अभी उस कीर्ति के बारे में कुछ डिटेल्स आने वाले हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन तब तक परलोकम उस हेलन को पुलिस स्टेशन पर बुलाने को कहता है। इसके बाद जब वो आती है तो परलोकम उससे पूछता है कि जिस दिन क्रिस्टी मरा था उस दिन तुम्हारे फोन का लोकेशन भी वहीं पर था, फिर तुमने हमसे पिछली पूछताछ में झूठ क्यों कहा था? और हाँ, हमें पता चला है कि तुम्हारा और क्रिस्टी का अफेयर भी चल रहा था, क्या ये बात सही है? तो अब डर के मारे हेलन उस दिन जो हुआ वो सब बताने लगती है। वो कहती है कि सर, उस दिन मैं क्रिस्टी से मिलने के लिए बीच के पास गई थी, लेकिन मेरे जाने से पहले वहाँ 2 लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, जबकि वहीं पास में क्रिस्टी की लाश पड़ी थी। ये देखकर मैं काफी डर गई, जबकि उन दोनों लोगों को झगड़ा करता देखकर बाकी लोग भी उन दोनों के पास आए थे और उन्होंने उनकी लड़ाई को रोकने की कोशिश की थी। पर इसके आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता सर, क्योंकि ये सब देखकर मुझे इतना डर लगा कि मैं वहाँ से भाग गई। अब परलोकम मुझसे पूछता है कि इन 6 लोगों में से वो 2 बंदे कौन थे जो आपस में लड़ रहे थे? तो हेलन वहाँ खड़े लोगों में से उन दोनों की तरफ इशारा कर देती है, जिसमें से एक का नाम होता है हरी और दूसरे का नाम होता है मार्टिन। तो सबसे पहले हरी परलोकम से कहता है कि सर, मैंने ही उस क्रिस्टी को मारा है। तो परलोकम पूछता है कि क्यों मारा, तुम्हारा मोटिव क्या था? जिसके बाद हरी उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है और सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक दिन हरी जब अपने काम से वापस अपने घर पर आता है तो उसका बेटा बिस्तर पर बेहोश पड़ा होता है। असल में उसका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड होता है। फिर जब ये देखकर हरी डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर हरी से कहता है कि तुम्हारे घर में आज कोई भी नहीं था, इसलिए तुम्हारा बच्चा थोड़ा पैनिक हो गया, तो तुम घबराओ मत, वो ठीक हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब हरी की बीवी बाहर से अपने घर पर वापस आती है तो हरी अपनी बीवी से झगड़ा करने लगता है कि तुम बच्चे को अकेला छोड़कर कहां पर गई थी, क्या तुमसे उसका ख्याल नहीं रखा जाता? दोस्तों, असल में हरी की बीवी को अपने बेटे की इतनी केयर नहीं होती। अब इसी बात को लेकर हरी और उसकी बीवी के बीच में जबरदस्त झगड़ा होने लगता है, जिसके बाद हरी की बीवी उससे कहती है कि क्यों अपना बच्चा कह रहे हो? तुम तो खुद एक नामर्द हो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और अगर ये बात बाहर पता चली तो लोग तुम पर थूकेंगे, इसलिए चुप बने रहो और मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो इस तरह से वो हरी को शॉकिंग ट्रुथ बता देती है। फिर आखिर में इस झगड़े के बाद हरी की बीवी हरी को छोड़कर ही चली जाती है। इसके बाद दूसरे दिन जब ये बात हरी के फादर को पता चलती है तो हरी का फादर हरी के पास आकर उसकी बीवी के बारे में एक और शॉकिंग बात बताता है कि उसकी बीवी का अफेयर इस वक्त क्रिस्टी के साथ चल रहा है। और दोस्तों, जिस दूसरी कीर्ति नाम की लड़की के बारे में परलोकम को उस असिस्टेंट ने बताया था, तो ये कीर्ति असल में इसी हरी की बीवी थी और इसका ही नाम था कीर्ति। अब हरी का पिता हरी से कहता है कि जो धोखा तुम्हारी बीवी ने तुम्हें दिया है उसकी सिर्फ एक ही सजा है, उसका सिर्फ एक ही दंड है और वो है मरण दंड। तो इस तरह प्रेजेंट में हरी क्रिस्टी के बारे में सुनते ही एक छोटा सा फ्लैशबैक याद करने लगता है, जहां हम देखते हैं कि जब हरी और कीर्ति की शादी हो रही थी तो उस वक्त क्रिस्टी और उसकी बीवी वृंदा इन दोनों को विश करने के लिए इनके पास आए थे। यानी हरी पहले से क्रिस्टी को जानता था और उसे समझ में आ गया था कि कीर्ति की शादी होने से पहले ही क्रिस्टी और कीर्ति का अफेयर भी चल रहा होगा। इसलिए हरी अब अपने पिता के पास से गुस्से की हालत में निकलता है और आखिर में क्रिस्टी को बीच पर बुलाकर उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे मार डालता है। फिर हरी परलोकम से कहता है कि सर, मैंने ही उसको मारा और तभी ये मार्टिन वहां आ गया और मेरे हाथ से चाकू छीनने लगा। लेकिन अब इससे पहले कि परलोकम मार्टिन से कुछ पूछ पाता, मार्टिन खुद एकदम से कहता है कि सर, ये हरी झूठ बोल रहा है, इसने नहीं बल्कि मैंने क्रिस्टी को मारा है। ये सुनकर अब परलोकम के साथ साथ वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और फिर अब मार्टिन अपनी कहानी परलोकम को सुनाने लगता है, जिसके बाद कहानी फिर से एक बार फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मार्टिन एक बहुत ही अच्छा सिंगर होता है जो एक दिन अपने ही बेटे के स्कूल में गाना गाने के लिए गया था और साथ ही ये मार्टिन थोड़ा सा लंगड़ाता रहता है, जिस वजह से उसे देखकर स्कूल के बच्चे उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद मार्टिन के बेटे का फ्रेंड मार्टिन के बेटे से पूछता है
कि उनमें से तुम्हारा फादर कौन है, तो वो बच्चा शर्मिंदा होकर मार्टिन की जगह किसी दूसरे आदमी को दिखाने लगता है ताकि वो बच्चे उसका भी मजाक ना उड़ाए। अब इत्तेफाकन ये मार्टिन भी नोटिस कर लेता है। फिर जब मार्टिन घर वापस आता है तो हम देखते हैं कि उसका बेटा उसको सॉरी बोलने लगता है, लेकिन मार्टिन वहाँ से अपने बेटे को साइड में हटाकर रोते हुए अपने घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद वो खुद दारू की दुकान के पास आकर बहुत दारू पीने लगता है। हालांकि मार्टिन का फ्रेंड मार्टिन के पास आकर उसको समझाता है कि वो तो छोटा बच्चा है, उसने वही किया जो एक बच्चा करता है, इसमें तुम्हें बुरा मानने की क्या बात है, इसलिए उसकी बात इतनी सीरियसली मत लो। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे वो खुद ब खुद समझ जाएगा। और इसी दरमियान अचानक मार्टिन की बीवी मार्टिन को कॉल करने लगती है, जबकि मार्टिन गुस्से में फोन पिक ही नहीं करता। फिर बहुत देर बाद जब मार्टिन अपने घर नशे में वापस आता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वो इस बारे में अपनी बीवी से पूछता है तो उसे पता चलता है कि जब उसका बेटा उसे सॉरी बोल रहा था और उसने उसे साइड कर दिया था तो उस वक्त उस धक्के से उसका बेटा गिर गया था, जिससे उसके सिर पर अंदरूनी चोट लग गई और उसी वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी बीवी कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। अब बेचारा मार्टिन बहुत रोने लगता है कि मैंने अपने बच्चे को ही मार दिया, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। फिर हम देखते हैं कि इस हादसे के बाद मार्टिन की बीवी भी मार्टिन को छोड़ देती है और वो वहां से चली जाती है। साथ ही पुलिस में कंप्लेंट दर्ज होने के बाद मार्टिन कुछ महीनों तक जेल में भी रहता है। इस तरह अब वो प्रेजेंट में परलोकम से कहता है कि सर, जेल से बाहर आने के बाद मुझे एक ऑर्फनेज में गाना गाने का काम मिला था और उसी ऑर्फनेज में मेरी मुलाकात वृंदा से हुई थी। सर, बहुत ही कम समय में वो मुझे बहुत भा गई थी और उसने मुझे अपने बेटे का गम भुलाने में बहुत मदद की, जिससे मैं डिप्रेशन से बाहर निकल पाया। इसके बाद हम दोनों बहुत ही क्लोज हो गए और फिर एक दिन वृंदा ने मुझे कॉफी पर बुलाया और मुझे अपनी एक प्रॉब्लम बताई। असल में एक दिन वृंदा ने ये पता किया था कि उसके हस्बैंड क्रिस्टी का अफेयर दूसरी लड़कियों के साथ भी है, जिस वजह से वो काफी परेशान थी। इसलिए वो मुझसे कहने लगी कि अगर क्रिस्टी उसकी लाइफ में नहीं होता तो वो मुझसे ही शादी करती। तो इस तरह उसने मुझे क्रिस्टी को मारने को कहा, जिसके बाद मैंने एक दिन उस क्रिस्टी को बीच पर बुलाया और उसके पेट में स्टैब करके उसे जान से मार दिया ताकि मेरे और वृंदा के बीच का कांटा हट जाए। लेकिन जैसे ही मैंने उसको मारा वैसे ही ये हरी आया और मेरे हाथ से चाकू छीनकर मुझसे झगड़ने लगा। तो इस तरह से मार्टिन परलोकम को अपनी कहानी सुना देता है। फिर इतना सब कुछ सुनने के बाद दोनों का स्टेटमेंट जानते ही परलोकम के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है कि क्या तुम दोनों को पुलिस वाले बेवकूफ नजर आते हैं? तो मार्टिन कहता है कि सर, आज ही मुझे ये बात पता चली कि वो वृंदा इंडिया छोड़कर चली गई है। इसका मतलब उसने मुझे धोखा दिया और अपने लालच में मुझसे वो मर्डर करवाया। इसलिए आज मैंने आप लोगों को सच बोल दिया, क्योंकि अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वाले उस मार्टिन की एक्स वाइफ को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर इंक्वायरी करने लगते हैं। तो ये औरत इनसे यही कहती है कि मेरा बच्चा मरने के बाद मैंने मार्टिन को छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने दूसरी शादी कर ली और फिर दोबारा मेरी बात मार्टिन से कभी नहीं हुई। अब इसी पूछताछ के दौरान आदि नाम का एक आदमी पुलिस स्टेशन आकर कहता है कि मुझे मेरी बीवी से मिलना है, आप लोगों ने उसे क्यों बुलाया है? तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदि असल में उस मार्टिन की एक्स वाइफ का प्रेजेंट हस्बैंड है जो उसे पुलिस स्टेशन से लेने आया है। लेकिन यहाँ आते ही ये एकदम से इतना हंगामा मचाता है कि पुलिस वाले इसे 2-4 थप्पड़ लगाकर चुपचाप बैठा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो डीआईजी अलेक्सी वहाँ पर आता है, क्योंकि उसे खबर लग गई थी कि पुलिस ने उसके भाई क्रिस्टी के मर्डर केस में 2 लोगों को अरेस्ट किया है। लेकिन यहाँ पर परलोकम उससे कहता है कि सर, एक्चुअली यहाँ पर 2 हत्यारे हैं। तो अलेक्सी पूछता है, मतलब दोनों ने मेरे भाई को मिलकर मारा है? तो परलोकम कहता है कि सर, एक्चुअली ये दोनों ही ये चीज कबूल कर रहे हैं कि इन दोनों ने क्रिस्टी का मर्डर किया है, लेकिन असली कातिल कौन है ये अभी तक पता नहीं चला। ये सुनने के बाद वो अलेक्सी अपनी गन निकालकर कहता है कि ठीक है, मैं इन दोनों को ही मार दूंगा तो बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन परलोकम कहता है कि सर, ऐसा मत करिए वरना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी अचानक वो हरी कहता है कि सर, मैं सच बताता हूँ, असल में क्रिस्टी को मैंने नहीं बल्कि मार्टिन ने ही मारा है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि हरी के ऐसे कहने पर मार्टिन हल्के से मुस्कुराने लगता है और ये देखते ही अलेक्सी एकदम से मार्टिन को शूट करके उसे जान से मार देता है। फिर दूसरे दिन टीवी में यही न्यूज चलने लगती है कि पुलिस कस्टडी में मार्टिन नाम का एक आदमी मारा गया है।
जिसने क्रिस्टी को मारा था। यानी पुलिस अपनी रिपोर्ट में दिखाती है कि मार्टिन पुलिस से झगड़ा करके वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से पुलिस वालों ने अपने बचाव में मार्टिन को गोली मार दी। अब ये सब होने के बाद परलोकम एक पुलिस वाले से जाकर पूछता है कि आखिर मार्टिन की लाश को कौन ले गया। तो वो पुलिस वाला कहता है कि सर, एक सिस्टर आकर मार्टिन की लाश को लेकर चली गई और अभी अभी उसका फ्यूनरल भी हो गया। फिर उस सिस्टर से मुलाकात करने के लिए परलोकम और एक और पुलिस वाला उस ऑर्फनेज पर जाते हैं। अब उसी वक्त वो आदि यानी मार्टिन की बीवी का प्रेजेंट हस्बैंड उस पुलिस वाले को फोन करके कहता है कि सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? तो ये पुलिस वाला आदि को इसी ऑर्फनेज का एड्रेस बताने लगता है कि वहाँ आ जाओ, हम लोग यहीं पर हैं। इस तरह अब थोड़ी देर बाद आदि परलोकम और उस पुलिस वाले के पास आता है। ठीक उसी वक्त वहाँ की सिस्टर भी इन तीनों के पास आती है। अब परलोकम उससे मार्टिन के बारे में पूछता है कि आप मार्टिन को कैसे जानती हैं? तो वो सिस्टर कहती है कि पहली बार मैंने मार्टिन को एक स्कूल के प्रोग्राम में देखा था, वो वहाँ पर गाना गा रहा था। फिर उसके कुछ दिनों के बाद वो किसी कब्र के पास आकर बहुत रोने लगा, तो मैंने उसको वहाँ देखकर अपने पास बुलाकर उसकी प्रॉब्लम पूछी। आगे वो कहती है कि मार्टिन ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया कि उसका बेटा उसके हाथों से मर चुका है। तो उसके बाद मैंने ही उसको अपने ऑर्फनेज में एक छोटी सी जॉब दिलवाई, जिसमें वो एज ए म्यूजिक टीचर काम कर रहा था। ऊपर से ऑर्फनेज के सारे बच्चे ही स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, इसलिए बहुत ही कम समय में मार्टिन उन सारे बच्चों से घुल मिल गया और वहीं वो बच्चे भी धीरे धीरे मार्टिन को बहुत लाइक करने लगे। साथ ही वो अक्सर उससे गाने की बातें किया करते थे, जिससे धीरे धीरे मार्टिन के अंदर का रिग्रेट खत्म होते जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन हमारे ऑर्फनेज पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, और वो प्रॉब्लम ये थी कि हमें अपना ऑर्फनेज दूसरी जगह पर शिफ्ट करना था। और इसी बीच वो वृंदा ऑर्फनेज में आया जाया करती थी और अक्सर हमें डोनेशंस दिया करती थी। अब इसके आगे वो कुछ बोल पाती, इतने में प्रेजेंट डे पर उस सिस्टर को कोई बुलाने आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो पुलिस वाला आदि से पूछता है कि बताओ तुम क्या कहने वाले थे। तो अब आदि परलोकम और उस पुलिस वाले से कहता है कि सर, मुझे मार्टिन के बारे में कुछ बात करनी है। और उसके ऐसा कहते ही सीन दोबारा से फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जब अलेक्सी पुलिस स्टेशन आया था तो उस वक्त मार्टिन और हरी के बीच में काफी बातें हुई थी, और सच बात ये थी कि उस क्रिस्टी को हरी ने मारा था, ना कि मार्टिन ने। ऊपर से मार्टिन ने पुलिस वालों को एक झूठी कहानी बताई कि वृंदा उससे प्यार करती है, इसलिए वृंदा के लिए उसने क्रिस्टी को मारा है। जबकि असली बात तो ये है कि एक दिन वृंदा उस मार्टिन को कैफे पर बुलाती है और उससे कहती है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर दूसरी लड़कियों के साथ है, इसलिए मार्टिन तुम मेरे हस्बैंड को मार दो। ये सुनकर मार्टिन शॉक हो जाता है और कहता है कि पहले ही मैं अपने बेटे को मारने की वजह से खुद को सजा दे रहा हूँ, अब किसी और को मारकर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तभी वृंदा कहती है कि देखो मार्टिन, उस क्रिस्टी के नाम पर बहुत बड़ा इंश्योरेंस है, इसलिए क्रिस्टी के मरने के बाद वो इंश्योरेंस के पैसे मेरे पास आ जाएंगे, जिसमें से थोड़े पैसे मैं रख लूंगी और थोड़े पैसे ऑर्फनेज को दे दूंगी, जिससे वहाँ के बच्चों को सहारा मिल जाएगा। अब अनाथ बच्चों के बारे में सोचकर वो थोड़ा तैयार भी हो जाता है, लेकिन फिर पूछता है कि मैडम, अगर मैं जेल चला गया तो? फिर वृंदा कहती है कि देखो मार्टिन, तुम अच्छे से प्लान बनाओ, क्योंकि अगर ये काम हो गया तो उन बच्चों को अच्छी लाइफ मिल जाएगी। अब मार्टिन इसके लिए तैयार हो जाता है और क्रिस्टी को मारने का प्लान बनाने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हरी ने क्रिस्टी को मार दिया है, इसलिए वो वहाँ पहुंचकर उस चाकू को उसके हाथों से लेने लगता है। जिसके बाद जब वो दोनों आपस में बात करते हैं तो मार्टिन हरी को सब बताते हुए कहता है कि हरी, मैं ये जुर्म कबूल कर लूंगा, जिससे उन बच्चों को भी अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। असल में मार्टिन ने पहले ही वृंदा को बोल दिया था कि क्रिस्टी को मैंने मार दिया है, इसलिए अपना वादा याद रखना। इसलिए अब वो हरी से कहता है कि वृंदा से मिले पैसों से वो बच्चे भी अच्छे से जी पाएंगे, और ऊपर से तुम्हारा बेटा भी स्पेशल चाइल्ड है ना, इसलिए वो पैसा तुम्हारे काम भी आएगा। मेरा क्या है, मैं तो अब अपने बच्चे के पास जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरे जाने से कुछ बच्चे अपनी जिंदगी बना पाएंगे। और इस तरह से वो हरी से वादा लेता है कि वो मार्टिन को असली कातिल बताए। अब बात ये थी कि जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तो आदि पास में ही था, जिसने ये सब सुन लिया था, लेकिन फिर भी वो चुप था क्योंकि उसे मार्टिन का फैसला सही लगा। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हरी अपने बच्चे के साथ इसी ऑर्फनेज में बाकी बच्चों की केयरिंग कर रहा होता है, और ये सारी बातें जानने के बाद परलोकम अपने पुलिस ऑफिसर और आदि से कहता है कि तुम दोनों इस केस को यहीं पर भूल जाओ, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, आज के बाद इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा। और इस तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। लेकिन अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।